बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एमसीक्यूज कर रहे थे, तो 9th एमसीक्यू है। 9th एमसीक्यू में ये बताया गया है कि इंसुलिन नहीं ली गई डायबिटिक पेशेंट ने, तो फिर इसकी वजह से हाइपर ग्लाइसीमिया, क्योंकि इंसुलिन नहीं लेगी तो फिर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया। इसके साथ साथ हाइपर ट्राइएसाइलग्लिसरोलीमिया, यानी टैग का लेवल भी ज़्यादा हो गया। अब टैग का लेवल क्यों ज़्यादा हो गया, एक बात आपको मैं बता देता हूँ। जो काइलोमैक्रोन और वीएलडीएल, इनके अंदर जो टैग होता है, काइलोमैक्रोन एक्सोजीनस टैग और वीएलडीएल एंडोजीनस टैग, इनके टैग को डिग्रेडेशन करने के लिए पेरिफेरल टिश्यू के अंदर जो कैपिलरीज होती है, इनके एंडोथेलियल सरफेस के ऊपर जो एंजाइम लगा होता है, उसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज। तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज, इसकी एक्टिविटी इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? जब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है तो फिर इंसुलिन एडिपोज टिश्यू के अंदर एलपीएल की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से एडिपोज टिश्यू किसको कैरी कर लेते हैं, ये जो टैग की हाइड्रोलिसिस होती है, यानी टैग की हाइड्रोलिसिस करेगी। टैग की हाइड्रोलिसिस होगी तो फिर फ्री फैटी एसिड होगा और फ्री फैटी एसिड को स्टोर करा लेंगे। इस तरह इंसुलिन ये स्टेरिफिकेशन करा के टैग की डेपोजिशन करवा देती है, लेकिन स्केलेटल मसल के अंदर ये एलपीएल के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, डिक्रीज कर देती है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन चाहती है कि मेरी मौजूदगी में मसल को सिर्फ ग्लूकोज एनर्जी दे, फ्री फैटी एसिड अपनी कोई एनर्जी ना दे। इसकी वजह से मसल के अंदर एलपीएल की एक्टिविटी या एलपीएल की एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। जब इंसुलिन का लेवल कम होगा यानी फास्टिंग के अंदर, तो फिर एलपीएल की सिंथेसिस यानी लाइपोप्रोटीन लाइपेज की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, किसके अंदर? मसल के अंदर। ठीक हो गया। और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन लाइपोप्रोटीन लाइपेज की कार्डिक मसल के अंदर होती है, क्योंकि कार्डिक मसल के अंदर स्पेशलाइज्ड एंजाइम सिस्टम होता है लिपिड की ब्रेकडाउन का। तो इसका सही जवाब होगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज की रिड्यूस सिक्रेशन। अब आपको तमाम एपोलाइपोप्रोटीन का फंक्शन आना चाहिए। एपोलाइपोप्रोटीन एक तो स्ट्रक्चर बनाती है लाइपोप्रोटीन का, तो जैसे एपो बी हो गया। एपो बी 48 किसके में था? काइलोमैक्रोन में था। एपो बी 100 ये किसके अंदर होता है? वीएलडीएल के अंदर होता है। ये आईडीएल के अंदर होता है, एलडीएल के अंदर होता है। और एपो बी 100 ये लिगेंड के तौर पर भी काम आता है। तो पहला तो फंक्शन हो गया स्ट्रक्चरल, दूसरा हो गया एंजाइम कोफैक्टर। एंजाइम कोफैक्टर ये स्टिमुलेट भी करवाते हैं और ये इनहिबिट भी कराते हैं। ठीक हो गया। स्टिमुलेट कौन कौन करवाता है? पहले स्टिमुलेटर जो एपो ए वन मैंने आपको बताया था, ये एचडीएल के साथ एसोसिएटेड था, तो ये एलसीए2 को एक्टिवेट करेगा। एपो सी2 ये किसके साथ एसोसिएटेड था? ये भी एचडीएल से, लेकिन एचडीएल ने किसको दे, एचडीएल ने दे दिया काइलोमाइक्रोन को और वीएलडीएल को। जो एपो सी2 था, इसने लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, इसको एक्टिवेट करना है। इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं? एपो ए2 और एपो सी3 ये इनहिबिटर होती है लाइपोप्रोटीन लाइपेज की। एपो सी1 ये इनहिबिटर होता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन, C1 कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर प्रोटीन को, और A2 और C3 ये इनहिबिटर होती है लाइपोप्रोटीन लाइपेज की। तीसरा फंक्शन ये लिगेंड के तौर पे काम आती है, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं डायरेक्टली, जैसे ApoB100 और ApoE एलडीएल रिसेप्टर के लिए लिगेंड का काम करती है। बाकी जो एलडीएल रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन 1 LRP1 इसके लिए जो लिगेंड होता है ApoE होता है, ApoE। ठीक हो गया। इसके साथ जो ApoA4 होता है, ApoA4 कहते हैं काइलोमैक्रोन के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ये स्टाइटिको और ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है, यानी स्टाइटिक और ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है ApoA4। और ये डायबिटीज़ के लिए और ओबेसिटी को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो ApoD है, ApoD न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर के अंदर इन्वॉल्व होता है। ApoE4 अल्जाइमर डिजीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो ये तो बता दिया आपको मैंने फंक्शन। अब 10th MCQ क्या 12 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड है मार्केटली एलिवेटेड प्लाज्मा टैग कंसंट्रेशन। टैग का लेवल देखेगा कितना ज़्यादा है, मैंने पहले बताया था टैग का लेवल कितना था, 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 से। हम देख रहे थे 10वां MCQ। टैग का लेवल काफ़ी ज़्यादा है और इसके अंदर काइलोमैक्रोन और वीएलडीएल का लेवल भी ज़्यादा है, लेकिन एचडीएल का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। तो फिर इसका कौन सी प्रोटीन डिफेक्टिव होगी इसके अंदर? तो कौन कौन सी प्रोटीन डिफेक्टिव होनी चाहिए? अगर एचडीएल का लेवल रिड्यूस्ड है और काइलोमैक्रोन और वीएलडीएल इसका लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर आपको मिलेगा ApoC2 में। ApoC2 में वो कैसे? जो ApoC2 और ApoE ये एचडीएल नहीं असल में देनी होती है किसको? एपोलाइपोप्रोटीन, ये सॉरी देनी होती है काइलोमैक्रोन को और वीएलडीएल को। और अगर ये डिफेक्टिव होगी तो फिर उसको दे नहीं पाएगी ApoC2। और अगर ApoC2 नहीं दे सका तो फिर ApoC2 लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करती है, और लाइपोप्रोटीन लाइपेज जब एक्टिवेट होता है तो ये काइलोमैक्रोन और वीएलडीएल इनके टैग को हाइड्रोलाइज करवाता होता है, फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कराता है। तो यहाँ पे आपको डेफिशिएंसी या फिर मेजर जो आपको देखने को मिलता है ApoC2 में, क्योंकि ApoC2 ने ही लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराना है। अगर लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट नहीं होगा तो ये काइलोमैक्रोन और वीएलडीएल इनके टैग को तोड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से इनका लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। 11th MCQ 43 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विद स्टीटोरिया। स्टीटोरिया का मतलब फैटी फेसिस।
अब फेसिस के अंदर टैग का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, फॉस्फोलिपिड का लेवल भी ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर इसका लेवल भी ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनका लेवल नॉर्मल है, सिर्फ फैट का लेवल ज़्यादा है। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टीटोरिया। इसके बाद डिफेक्ट आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसका डिफेक्ट होगा स्पेसिफिकली हार्मोन सिक्रेटिन में। अब इसका रीज़न क्या होगा, जो सिक्रेटिन होता है, सिक्रेटिन इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होता है, और कब प्रोड्यूस होता है, जब फूड एंटर होती है इंटेस्टाइन के अंदर, और ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करवाता है कि वो बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रेशन प्रोड्यूस करे। बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रेशन इसलिए प्रोड्यूस करे क्योंकि जो एसिडिक कायम आता है स्टोमक में, उसके पीएच काफ़ी ज़्यादा कम होती है, एसिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर पीएच इंटेस्टिनल ल्यूमेन की अगर बहुत ज़्यादा लो होगी तो फिर बाइल साल्ट आयोनाइज नहीं होगी, बाइल साल्ट आयोनाइज नहीं होगी। जब बाइल साल्ट आयोनाइज नहीं होगी तो जो डाइटरी फैट है इसकी मल्सिफिकेशन भी नहीं होगी। जब डाइटरी फैट इनकी मल्सिफिकेशन नहीं होगी तो माइसिलीज की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो मेन कल्प्रिट है वो है सिक्रेटिन का ना होना, कि अगर सिक्रेटिन नहीं हुआ तो फिर पीएच जो न्यूट्रलाइज करना था सिक्रेटिन है बाइकार्बोनेट आयन के सिक्रेशन को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेगा, और जो पीएच होगी इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, जब पीएच ज़्यादा कम हो जाएगी तो फिर बाइल साल्ट आयोनाइज नहीं हो पाएगा सही तरह। जब बाइल साल्ट आयोनाइज नहीं होगी तब हमें इमल्सिफिकेशन में डिफेक्ट देखने को मिलेगा। नॉर्मल पीएच डूडिनम की कितनी होती है, डूडिनम की जो पीएच होती है 6 होती है। कितनी पीएच होती है डूडिनम की, 6 होती है। और इसी पीएच के ऊपर जो 50% बाइल साल्ट होती है, 50% जो बाइल एसिड की फॉर्म में होती है और 50% जो बाइल कंपाउंड साल्ट की फॉर्म में होते हैं। साल्ट का मतलब आयोनाइज फॉर्म, और जो एसिड का मतलब अनआयोनाइज यानी प्रोटोनेटेड फॉर्म। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मसला होगा सिक्रेटिन। ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन था। 12वां, इस पेशेंट में डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है। यहाँ पर हम काम की बातें देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एंजियोग्राम देखा गया, एंजियोग्राम में ब्लॉकेज देखने को मिली, किसकी, मेजर आर्टरीज की, जो हार्ट को सप्लाई कर रही थी। तो फिर कौन सा इनिशिएटिंग फैक्टर होगा जो ब्लॉकेज का कॉज बना, यानी यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉज पूछा है, एथेरोस्क्लेरोसिस का। तो यहाँ पर देख लेते हैं अल्फा बीटा चार्ली। यहाँ पे जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो कॉज करने वाला जो लाइपोप्रोटीन है उसका नाम है एलडीएल। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल पे बोलते हैं, एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेपोजिशन कराता है कोलेस्ट्रॉल की एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के अंदर, पेरिफेरल टिश्यू के अंदर। जब पेरिफेरल टिश्यू के ऊपर कोलेस्ट्रॉल की एब्नॉर्मल डेपोजिशन देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली आर्टीरियल वाल में, तो वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। जब एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर, सेरेब्रोवास्कुलर और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज देखने को मिलेंगे। इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका मैकेनिज्म ये होगा, जो एलडीएल होता है, कौन होता है, एलडीएल। मैं आपको यहाँ से देख के बता दूँ, एक मिनट। हाँ, तो इसका पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होगा, तो इसका पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म ये होगा कि जो अगर एंडोथेलियल इंजरी होती है, अगर एलडीएल ज़्यादा हो गया तो फिर एलडीएल की ऑक्सीडेशन होती है। जो ऑक्सीडाइज एलडीएल होता है वो एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करेगा। एंडोथेलियल सेल डैमेज होती है तो फिर जो एंडोथेलियल सेल्स को के पास आते हैं मोनोसाइट, क्योंकि मोनोसाइट जब भी कोई डैमेज टिश्यू होता है उसको इनगल्फ करने आ जाती है। तो मोनोसाइट किसके पास आ जाएगी, एंडोथेलियल सेल्स के पास। फिर एंडोथेलियल सेल को क्रॉस करने के बाद एक लेयर होती है जो एंडोथेलियम से नीचे होती है, उसको बोलेंगे सब एंडोथेलियल लेयर, वहाँ के अंदर आ जाएंगे। और जब मोनोसाइट किसी टिश्यू के अंदर आ जाए तो उसको बोलते हैं मैक्रोफेज। जो मैक्रोफेज होते हैं वो उस ऑक्सीडाइज्ड लाइपोप्रोटीन, ऑक्सीडाइज एलडीएल को यूटिलाइज करेंगे, ज़्यादा इनगल्फ कर लेंगे, ज़्यादा फैगोसाइटोस कर लेंगे, उनको बोलेंगे फोम सेल। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो इनकी फोमी नेचर देखने को मिलती है, लिपिड नेचर देखने को मिलती है। जो फोम सेल्स वो एकोमुलेट होना शुरू हो जाती है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लिपिड खा लिया है। जब वो एकोमुलेट होना शुरू हो जाती है तो फिर एक ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं। वो साइटोकाइन और ग्रोथ फैक्टर स्मूथ मसल की जो होते हैं, स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन कराते हैं, लेकिन ये प्रोलिफरेशन एबनॉर्मल होती है। तो स्मूथ मसल फाइबर है वो ज़्यादा कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं, लिपिड लेना शुरू कर देते हैं, और ये भी फॉर्म सेल्स बन जाती है। मतलब पहले मैक्रोफेजेस फॉर्म सेल्स थे, फिर जो स्मूथ मसल थे वो भी फॉर्म सेल हो गए। अब यहाँ पे फॉर्मी नेचर ज़्यादा देखने को मिल रही है, फॉर्मी नेचर ज़्यादा देखने को मिल रही है, और ये फॉर्म सेल्स जब ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो ये किसी भी आर्टरीज के ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, किसी भी आर्टरी के ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे। तो ये तो आपको मैंने बता दिया। अब जो एलडीएल की ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज एलडीएल बनना, वो कौन से फैक्टर है जो इसकी को प्रमोट कर रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। सुपर ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और दूसरे ऑक्सीडेंट मालिक्यूल यानी ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये करते क्या है, ये सुपर ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं। जबकि वाइटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड
बीटा कैरोटीन यानी एस, एस का मतलब विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट, ये इसकी ऑक्सीडेशन को मिनिमाइज कर रहे हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन होगी तभी मैक्रोफेज फॉर्म सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तभी एथेरोस्क्लेरोसिस हमें देखने को मिलेगी। जब ऑक्सीडेशन नहीं होगी मतलब एंटीऑक्सीडेंट हमारी डाइट के अंदर है, तब एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑक्सीडाइज एलडीएल, क्योंकि ऑक्सीडाइज एलडीएल को मैक्रोफेज इनकल्फ कर लेते हैं, वो फॉर्म सेल बन जाती है। जितना ज़्यादा एलडीएल होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज एलडीएल बनेगा, उतना ज़्यादा प्लैक की फॉर्मेशन होगी। और वो जिस रिसेप्टर के लिए जिस रिसेप्टर के जरिए मैक्रोफेज इसको इनकल्फ करती है, वो रिसेप्टर होता है स्कैवेंजर रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होता है? स्कैवेंजर रिसेप्टर। ये जो स्कैवेंजर रिसेप्टर है इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, जबकि एलडीएल रिसेप्टर, इनकी एफिनिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन ये रेगुलेट कर सकती है। मतलब जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है तब इनकी डाउन रेगुलेशन होती है, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है इनकी अप रेगुलेशन होती है। लेकिन जो स्कैवेंजर रिसेप्टर है ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, किसी को के लिए भी काम कर सकते हैं, लो एफिनिटी होती है, लेकिन ये रेगुलेट नहीं हो सकते, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज एलडीएल की इनगल्फमेंट देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं 13 MCQ। ठीक हो गया। 13 MCQ में क्या पूछा हुआ उसने? 13 MCQ में उसने बताया हुआ BMI 34 है। BMI कितना बताया हुआ? 34। अब BMI का मतलब क्या होता है? BMI का मतलब होता है बॉडी मैस इंडेक्स। ये ओबेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ओबेसिटी को एस्टिमेट करने के लिए जो पैरामीटर यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं BMI। BMI का मतलब होता है वेट केजी में हो और अगर हाइट मीटर स्क्वायर में हो तो उसको बोलते हैं BMI। जो नॉर्मल BMI होता है हेल्थी इंडिविजुअल के लिए 18.5 से लेकर 24.9 ये हेल्थी इंडिविजुअल के लिए होता है। अगर 18.5 से कम हो तब उसको बोलते हैं हम अंडर वेट। अगर BMI 25 से लेकर 29 के दरमियान हो तो उसको बोलते हैं ओवर वेट। जिसका 30 या 30 से ज़्यादा उसको ओबीस बोलते हैं, जिसका 40 से ज़्यादा उसको बोलते हैं मॉर्बिड या सीवियर ओबीस। ठीक हो गया। अब BMI इसका कितना है? 34। मतलब हम इसको कह सकते हैं ओबीस। ठीक हो गया। ओबीस होगा, मोटा होगा। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल 450, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होता है। ट्राइग्लिसराइड 610, नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होती है। तो आपने इनको रट्टा माना 150 और 200। अब यहाँ पर बताया हुआ गया, यहाँ पर प्लांटर जेंथोमा देखने को मिला है, प्लांटर जेंथोमा। और क्या देखने को मिला? और RLD1 एंजियोप्लास्टी अब पेशेंट में जो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो यहाँ पर किस जीन के अंदर म्यूटेशन हमें देखने को मिलती है? अब यहाँ पे दोबारा से फोकस करते हैं BMI, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है और टैग का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले LPL को देख लेते हैं, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। लाइपोप्रोटीन लाइपेज की वजह से क्या टैग का लेवल ज़्यादा होता है? जी, टैग का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के लेवल में हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। तो इसका सही जवाब होगा एपोलाइपोप्रोटीन ई, क्योंकि एपोलाइपोप्रोटीन ई ये LDL रिसेप्टर के लिए रिगन का काम करती है, LDL रिसेप्टर के लिए रिकॉग्निशन का काम करती है। तो अगर एपोलाइपोप्रोटीन ई इसके अंदर कोई मसला आ जाए तो फिर इस डिजीज़ को बोलते हैं हम फैमिलियल टाइप 3 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया। टाइप 3 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया। टाइप 2 इसमें मेन मसला था LDL रिसेप्टर के अंदर। टाइप 1 इसमें मेन मसला था लाइपोप्रोटीन लाइपेज या ApoC2 के अंदर। टाइप 3 इसके अंदर जो मेन मसला है एपोलाइपोप्रोटीन ई के अंदर। टाइप 4 इसके अंदर जो मेजर मसला होगा वो ओवर प्रोडक्शन होगी। ठीक हो गया। किसकी? VLDL की। हम टाइप 3 को देख लेते हैं। टाइप 3 को रेमिनेंट रिमूवल डिजीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेमिनेंट जो होते हैं काइलोमैक्रो रेमिनेंट और VLDL रेमिनेंट, जिसको आइडियल बोलते हैं, उनकी रिमूवल सही तरह नहीं हो पा रही, क्योंकि रिमूवल कराने के लिए हमें रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज कराने वाले स्पेशलाइज्ड लिगेंड होते हैं, वो रिक्वायर होते हैं। उनको बोलते हैं हम ApoB100 और ApoE। ApoB100 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ApoE नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको कैरी नहीं कर पा रहे, रेमिनेंट को रिमूव नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर आपको हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया देखने को मिल रहा है, ज़ैंथोमास भी देखने को मिलेगा, स्किन की पिगमेंटेशन को बता रहे हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर होता क्या है? नॉर्मली जो ApoE है इसके 3 एलील्स होते हैं। जो ApoE4 है ये नॉर्मल होता है, मोस्ट कॉमन होता है। जो Apo4 और ApoE2 ये ज़्यादा काम के नहीं होते। लेकिन इस डिजीज़ के अंदर जो पेशेंट होते हैं यहाँ पर सिर्फ E2 ही उनके पास होता है। वो E2 वाला वो रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं करता, यानी किसी काम का नहीं होता। तो इस डिजीज़ को बोलते हैं टाइप 3 या डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया या फिर लैमिनेट रिमूवल डिजीज़ या फिर ब्रॉड बीटा डिजीज़। क्या बोलते हैं उसको? ब्रॉड बीटा डिजीज़। इसका सही जवाब होगा डिस बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया, यानी एपोलाइपोप्रोटीन ई की वजह से। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नॉर्मल जो E2, यहाँ पर जो नॉर्मल E3 होता है, लेकिन E3 के बजाय यहाँ पर E2 है। E2 वाला कोई काम नहीं करता होता। और ई का फंक्शन क्या है? ई का फंक्शन होता है कि ये लिगेंड का काम करता है LDL रिसेप्टर के लिए, और LDL RP यानी LDL रिलेटेड रिसेप्टर प्रोटीन 1 के लिए काम करता है। और ये काइलोमैक्रो रेमिनेंट और IDL की अपटेक रहता है सर्कुलेशन के अंदर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं MCQ नंबर 14 है। अब कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है
और यहाँ पर स्टैटिन प्रिस्क्राइब करी गई। तो स्टैटिन के ट्रीटमेंट ने किस सिंथेसिस को पोटेंशियल करना है, किस सिंथेसिस को ख़राब कर देना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा कोएंजाइम क्यू, यूबीक्विनोन। याद कीजिएगा, हम कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप होते हैं? 5 स्टेप होते हैं कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस के। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ मेवोलिनेट, दूसरा स्टेप होता है आइसोप्रीनाइट यूनिट की फॉर्मेशन। तीसरा स्टेप होता है 6 आइसोप्रीनाइट यूनिट मिलकर स्क्वेलिन बनाते हैं। स्क्वेलिन से बनता है लेनोस्टिरोल, लेनोस्टिरोल से बनता है कोलेस्ट्रॉल। दोबारा बता दें तो कोलेस्ट्रॉल बनता है लेनोस्टिरोल से, लेनोस्टिरोल बनता है स्क्वेलिन से, स्क्वेलिन बनता है 6 आइसोप्रीनाइट यूनिट से, और जो आइसोप्रीनाइट यूनिट है वो बनते हैं मेवोलिनेट से। ठीक हो गया, और मेवोलिनेट बनता है एसिटाइल कोए से। अब यहाँ पर एक दरमियान में एक कंपाउंड बनता है, उसका नाम है फर्निसाइल डाइफॉस्फेट। फर्निसाइल डाइफॉस्फेट, जो फर्निसाइल डाइफॉस्फेट है उसकी मल्टीपल एडिशन होती है, मल्टीपल एडिशन रिक्वायर होती है किसके लिए? बहुत सारे कंपाउंड को बनाने के लिए। तो जो फर्निसाइल डाइफॉस्फेट है ये किन किन कंपाउंड को बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है? ये डोलिकोल को बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। और दूसरा होगा, उसको बोलते हैं यूबीक्विनोन। यूबीक्विनोन का दूसरा नाम है वाइटामिन कोएंजाइम क्यू। क्या बोलते हैं? कोएंजाइम क्यू। तो अगर फर्निसाइल डाइफॉस्फेट से हमने बनाना डोलिकोल, तो जो एंजाइम होगा उसको बोलेंगे सिसप्रीनाइल ट्रांसफेरेज। इसको आपने याद रखना है सीडी से। जबकि फर्निसाइल डाइफॉस्फेट अगर एंजाइम यूज करें ट्रांसप्रीनाइल ट्रांसफेरेज, तो ट्रांस से बनेगा साइड चेन ऑफ यूबीक्विनोन, यूबीक्विनोन को कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं, और हीम ए ये भी बनता है यहीं से। डोलिकोल को बनाने के लिए 16 चाहिए, और इसके यूबीक्विनोन को बनाने के लिए 3 से लेकर 7 आइसोपेंटिनाइल डाइफॉस्फेट रेसिड्यू चाहिए। ठीक हो गया, इतने रेसिड्यू हमें चाहिए होते हैं। तो ये तो हो गया। उसके अलावा कुछ जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन होती है, उनको जो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन अगर उन्होंने सेल मेम्ब्रेन से अटैच होना हो तो इनकी प्रीनाइलेशन होती है। प्रीनाइलेशन का मतलब यहाँ पे फर्निसाइल या फिर ग्रीनाइल ग्रुप ऐड होता है। ठीक हो गया, तो इसको बोलते हैं प्रोटीन प्रीनाइलेशन। प्रोटीन प्रीनाइलेशन का मेन पर्पस ये होता है कि प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन के साथ जोड़ के रखना, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन या प्रोटीन लिपिड इंट्रैक्शन को मेंटेन रखना। तो डोलिकोल को बनाने के लिए 16, यूबीक्विनोन को बनाने के लिए 3 to 7, डोलिकोल को बनाने के लिए सिसप्रीनाइल ट्रांसफेरेज, यूबीक्विनोन की साइड चेन बनाने के लिए ट्रांसप्रीनाइल ट्रांसफेरेज। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। तो जो है इफेक्ट होगा वो होगा कोएंजाइम क्यू। हालांकि हीम भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सही बताना चाहिए था हीम ए, स्पेसिफिक बताना चाहिए था हीम ए। अब देख लेते हैं 15 कि यहाँ पर लो डोज एस्पिरिन ले रहे पेशेंट ताकि हार्ट डिजीज़ को कम कर सके। अब उसने यहाँ पे फाइटोस्टिरोल भी ऐड कर दिया। अब फाइटोस्टिरोल इसने क्यों ऐड किया? इसका पर्पस क्या होगा? पर्पस यही होगा, जो हार्ट जो डिजीज़ है तो फिर उसको मिनिमाइज़ करने के लिए एथेरोस्क्लेरोसिस को कम करना पड़ेगा। एथेरोस्क्लेरोसिस कम करना है तो फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब फाइटोस्टिरोल होते क्या है? तो फाइटोस्टिरोल या फिर इनको हम सिंपल कह सकते हैं प्लांट स्टिरोल। क्या बोल सकते हैं? प्लांट स्टिरोल या फिर साइटोस्टिरोल भी बोलते हैं। ये करते क्या है? ये डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज़ कर देते हैं। लेकिन जो फाइटोस्टिरोल है ये कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को इंटरप्ट नहीं करते। कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को इंटरप्ट नहीं करते। इसका मतलब चार्ली हो नहीं सकता, कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस को इंटरप्ट नहीं करते। ठीक हो गया। ना ही फाइटोस्टिरोल फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस को छेड़ते हैं, ना ही ये इंसुलिन के सिक्रेशन को अफेक्ट करते हैं। इनका मेन पर्पस यही होता है कि फाइटोस्टिरोल का कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है, इनकी एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देना। ठीक हो गया। जो प्लांट स्टीरोल को हम क्या बोल सकते हैं? फाइटोस्टिरोल। और स्पेसिफिक एग्जाम्पल है बीटा साइटोस्टिरोल होगा। और ये जो ट्रांसपोर्टर इनकी इफ्लेक्स के लिए इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं ABCG5। ठीक हो गया, ABCG5 या ABCG8। इसके ज़रिए जो कोलेस्ट्रॉल है वापस इनकी इफ्लेक्स होता है। अब आगे देख लेते हैं हम MCQ number 16 concerning the patient. In the previous question, the phytosterol have the same general mechanism of action as which of the following drug? तो किसके बराबर हमें एक्शन या किसके सिमिलर हमें देखने को मिलता है? तो इक्वल ड्रग होते हैं बिल्कुल, वो भी कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है। वो नीमैनपिक सी लाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है। नीमैनपिक सी लाइक प्रोटीन को, उसको बोलते हैं एजिटिमाइब। क्या बोलते हैं? एजिटिमाइब। तो जो एजिटिमाइब है वो बिल्कुल यही वाला काम करती है। वो कैसे करती है? कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को कम करती है। वो नीमैनपिक सी लाइक प्रोटीन को इनहिबिट कर देती है। जो एट्रोवास्टैटिन, इसका क्या मैकेनिज्म है? एट्रोवास्टैटिन क्या करती है? ये डिनोवो सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है। एटैम्ब्रिको रिडक्टेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। सिम्वास्टैटिन भी ऐसी है। जो मेटमॉर्फिन है
मेटमॉर्फिन, मेटमॉर्फिन लिपिड को भी और ग्लूकोज को भी दोनों को कम करती होती है, ठीक हो गया। कैसे कम करती है? ये एक काइनेस को एक्टिवेट करती है जिसको बोलते हैं एएमपी एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेस, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करती, कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करती, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके साथ साथ कुछ आपको कुछ जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, तो ऐसी ड्रग्स जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देती है, उन ड्रग्स का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। स्टैटिन, स्टैटिन का क्या मैकेनिज्म होता है? स्टैटिन का मैकेनिज्म होता है एचएमजी को रिडक्टेस को इनहिबिट कर देना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसके अंदर आता है टॉर्वास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, फ्लोवास्टैटिन, प्रेवास्टैटिन। दूसरा जो है एजिटिमाइब, एजिटिमाइब इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है। कैसे ब्लॉक कर देती है? ये नीमैनपिक C1 लाइक प्रोटीन को इनहिबिट कर देती है। फिब्रेट यानी फाइब्रेट बता रहा है यहाँ पर, ठीक हो गया। क्लोफाइब्रेट, जेमफिब्रोसिल और निकोटीनिक एसिड, ये किस तरह से काम करते हैं? निकोटीनिक एसिड में तो नियासिन आ जाएगा। तो जो फाइब्रेट है ये क्या करती है? ये जीन होती है जिसको बोलते हैं प्रोक्सीसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटर, ठीक हो गया, यानी पीपीआर अल्फा। पीपीआर अल्फा को दोबारा बता रहे तो प्रोक्सीसोम प्रोलिफरेशन एक्टिवेटेड रिसेप्टर, पीपीएआर अल्फा। इसकी इसको इनहिबिट कर देती है। जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो इसकी वजह से एलपीएल की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। जब एलपीएल की एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो फिर यहाँ पर हमें ज़्यादा कम कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिमूव आउट हो जाएगा। इसके बाद बताया हुआ है नियासिन, नियासिन का क्या मैकेनिज्म होता है? नियासिन लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर देती है। इसके साथ जो नियासिन है वो वीएलडीएल की प्रोडक्शन को कम कर देती है। इसके साथ वो एचडीएल की कैटाबॉलिज्म को भी ब्लॉक कर देती है, यानी कम कर देती है। तो इसका मतलब जो नियासिन है, नियासिन का आपने सिर्फ ये अच्छी तरह रट्टा मारना है कि जो नियासिन है वो लाइपोप्रोटीन ए एलपीए की एक्टिविटी को यानी इसकी अमाउंट को कम कर देती है। इसके साथ वो एलडीएलसी टैग को भी कम कर देती है और एचडीएलसी इसको बढ़ा देती है, इसकी कैटाबॉलिज्म को कम से कम कर देती है। जो बाइल एसिड्स के रेजेंस होते हैं, यानी बाइल एसिड के सिक्वेस्ट्रेंस जिसको बताया था मैंने कोलिस्ट्राइमिन, ये बाइल एसिड को रीअब्सॉर्ब नहीं होने देते, बाइल एसिड की एक्सक्रीशन करा देती है। जब बाइल एसिड की एक्सक्रीशन हो जाएगी तो फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बाइल एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी भी ज़्यादा एक्सक्रीशन होगी। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अब इंशाअल्लाह ताला हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में 16 MCQ। 16 वाला तो हो गया, 17 वाला करना है नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर नेक्स्ट वीडियो को फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।